नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जापान दौरे पर गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज ओसाका में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम को संबोधित किया। तो इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास मॉडल, निवेश अवसर और नीतिगत समर्थन को विस्तार से प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने जापानी निवेशकों को छत्तीसगढ़ में भागीदारी का खुला निमंत्रण दिया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओसाका में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों, प्रतिभाशाली मानव बल और उद्योग अनुकूल नीतियों का केंद्र है। उन्होंने जापानी उद्योगपतियों से राज्य के विकास यात्रा में साझेदार बनने का आग्रह किया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सरताज फूड्स ओसाका को छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया। तो ये प्रस्तावित फूड प्रोसेसिंग यूनिट राज्य के कृषि क्षेत्र को मजबूती देगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्य की प्रतिस्पर्धात्मक विशेषताओं की प्रस्तुति दी, जिसमें खनिज संपदा, सिंगल विंडो क्लियरेंस, विश्व स्तरीय औद्योगिक ढांचा और प्रोत्साहन योजनाएं शामिल रही। वहीं जापान में छत्तीसगढ़ का इन्वेस्टमेंट कनेक्ट सीएम ने ओसाका में प्रस्तुत किया प्रकाश का विजन। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस वार्ता में राज्य सरकार की नई गोदाम योजना का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सड़कों पर आवारा घूमते मवेशियों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने विस्तृत कार्य योजना बना ली है। उन्होंने बताया कि नगरीय प्रशासन विभाग को इस विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये पुराने कांची हाउस के पुनः उपयोग की योजना है और इसके अलावा अन्य स्थानों की सूची भी मंगाई गई है, जिनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो ये जांच होगी कि वहां क्या सुविधाएं पहले से मौजूद हैं और क्या जरूरी सुविधाएं सुधार करने होंगे। तो डिप्टी सीएम ने भरोसा दिलाया कि इस योजना के लागू होने से न केवल सड़क हादसों में कमी आएगी, बल्कि मवेशियों के संरक्षण को भी बेहतर इंतजाम हो सकेगा। आने वाले समय में यह योजना राज्य भर में प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी। ये विषय बहुत गंभीर है और इसीलिए राज्य सरकार ने गौधाम योजना बनाई है। उसी के अनुरूप हमने भी पूरी तैयारी कर ली है कि हम हमारे जो पुराने कांची हाउस थे उसका उपयोग करने वाले हैं। पुराने समय में जो पशुओं के लिए स्थान बने हैं उन सबका सूची मंगाकर हमने उसका वेरिफिकेशन किया है कि वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या और करने की जरूरत है। तो उस दिशा में तेज गति से काम हो रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस समस्या का समाधान स्थायी रूप से हो जाएगा। ये विषय तो वही इसका विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड अनिल पुसतकर हमारे साथ जुड़ गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ी घोषणा की है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए विद्या, ये जो गोदाम योजना है जो पिछली सरकार ने जो देश बघेल सरकार ने जो गोदाम योजना लागू की थी, अब उसी गोदाम योजना का जो है नाम हेर फेर करके जो है इसे गोदान योजना के नाम से जो चालू किया जा रहा है। तो ये कोई बहुत नई बात देखिए, छत्तीसगढ़ में आवारा पशु, सड़कों पर बैठे आवारा पशु बहुत बड़ी समस्या है। इससे बहुत दर्दनाक हादसे हो रहे हैं, लगातार हादसे हो रहे हैं और शहर छोड़ जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी कोई सड़क नहीं होगी जहां पर आवारा पशुओं का डेरा नहीं दिखता है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और पिछली सरकार में जो भूपेश बघेल की सरकार की जो योजना थी गोदान योजना, उसको जो है उसको लेकर जो है भाजपा बहुत आरोप लगाती थी। और अब जो अरुण साव ने जो बात की कि हमने कार्य योजना पूरी बना ली है और दिशा निर्देश दे रहे हैं और जो सूची मंगाई है जो पिछले स्थानों में जहां गायों को रखा जाता है, तो वो स्थान जो है जहां गायों को, मवेशियों को, पशुधन को रखा जाता था वो गोठान ही है, जो गोठान जो भूपेश बघेल की सरकार ने लागू किया था। तो अब कोई बहुत नई योजना नहीं है ये, लेकिन ये जरूर है कि इससे जो है जो सड़क पर जो बैठे आवारा पशु टकरा के दुपहिया या चार पहिया वाहनों की जो दुर्घटना हो रही है, दर्दनाक हादसे हो रहे हैं, उस पर रोक लगेगी। लेकिन इस बात को लेकर अब ये जरूर तय हो गया है कि सूबे की जो राजनीति है वो गरमाएगी। कांग्रेस को जो है अब जो है अरुण साव सहित भाजपा पर
वार करने का मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि मूलतः ये योजना जो है भूपेश बघेल सरकार की थी। जी बिल्कुल अनिल, जैसा कि गोदाम योजना की घोषणा की गई है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? क्योंकि जो सड़क पे आवारा पशु जो घूम रहे हैं उनको ये इस योजना के पहले भी जो है, पहले कांजी हाउस हुआ करते थे, वो बहुत समय से पहले से अंग्रेजों के समय से चले आ रही है जो स्कीम थी कांजी हाउस। शहर में एक जगह ऐसा बाड़ा रहता था जहां पर आवारा पशुओं को या जो मालिकों की पशु थे, मवेशी जो घूमते रहते थे आवारा सड़क पर, उनको पकड़कर जो है बंद कर दिया जाता था। बाद में निश्चित फाइन देने के बाद उनको छोड़ दिया जाता था। तो कांजी हाउस को भी इन्होंने उस योजना में शामिल किया है कि कांजी हाउस जो है, बहुत सारे शहरों में कांजी हाउस थे, अच्छी कीमती जमीनें हैं उनकी जो खाली पड़े थे, तो वो उनको लेंगे। वहां पे जो सुविधाएं हैं, जैसे पानी की सुविधा होनी चाहिए, साफ सफाई की सुविधा होनी चाहिए, तो वो तो कांजी हाउस में रहती है और गोठानों में भी थी। तो अब वो उनकी सूची बना रहे हैं, सूची मंगा चुके हैं, अब उसका वेरिफिकेशन करके जो है इसको फिर नए सिरे से लागू करेंगे। देखिए ये जो योजना का सिर्फ नाम ही बदला जा रहा है, बाकी योजना में कोई बहुत फर्क आता दिख नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो खेती के बाद जो बैल किसी काम के नहीं रहते, मतलब जिनका काम नहीं रहता बैल का, इसको जो है उसका मालिक छोड़ देता है। और इसी तरह जो दुधारू गाय है उसका जब दूध जब देना बंद कर देती है तो उसको भी छोड़ देता है। तो ये जो गाय और बैल है, ये चलते चलते अपने गांव की सीमा पार करके जब दूसरे गांव में चले जाते हैं और वहां अगर दूसरे किसानों की खेतों में घुस जाते हैं, फसल को नष्ट करते हैं, तो फिर मारपीट और बलवे होते हैं। इस बात को लेकर ही भूपेश बघेल ने जो है ये गोठान योजना बनाई थी। भूपेश बघेल खुद के किसान है और वो इस समस्या को काफी समय से झेलते आ रहे हैं। तो ये गोठान योजना का ही एक प्रकार से नामांतरण या नाम परिवर्तन कह सकते हैं, धर्मांतरण की तरह इसका नाम परिवर्तन हो रहा है। बाकी योजना वही है, कह सकते हैं कि पुराने चावल को फिर से परोसा जा रहा है। जी जी बिल्कुल अनिल, जैसा कि शायद सरकार आए दिन कोई ना कोई नई योजना लोगों के लिए निकालती रहती है, अब ऐसे में ये गोधाम योजना निकाली गई है, तो इसकी शुरुआत कब से हो जाएगी? देखिए अभी तो इन्होंने कार्य योजना बना ली है, दिशा निर्देश दे दी है, और देखिए इसको चालू होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार में ही जो है गोठान जो है हर गाँव शहर में बना लिए गए थे। गोठान ये बात अलग है कि उस योजना का इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुआ था। गोठान योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुआ था, इसलिए जो है भूपेश बघेल सरकार की गिरफ्तारी भी हुई, भूपेश बघेल सरकार आरोपों के दायरे में भी आई और भूपेश बघेल सरकार को जाना भी पड़ा। अब अगर उसी योजना को लागू करना है तो बहुत, क्योंकि जगह जगह जो है गोठान है, गोठान भी है, काजी हाउस भी है, बस ये है कि उनको सिर्फ फर्निश करना है, अच्छे से साफ सफाई करके जो है इसको नए सिरे से नया पैकिंग के साथ जो है पुराना पकवान जो है वो शायद सरकार पेश कर देगी। जी बिल्कुल अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुकमा जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश की वजह से सुकमा और जगदलपुर के बीच स्थित झीरम नाला उफान पर है, जिससे नाले का पानी मुख्य मार्ग के ऊपर बह रहा है। इस स्थिति में मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जिससे सुकमा जगदलपुर के बीच आवागमन बाधित हो गया। वहीं 2 बाइक सवार व्यक्ति झीरम नाले के तेज बहाव में बह गए हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन पानी का तेज बहाव बचाव कार्य में बाधा बन रहा है। तो वहीं बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर रायपुर से हैदराबाद की ओर जाने वाली सभी बसों को तत्काल रोक दिया है। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं। तो प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और नालों या जलमग्न सड़कों के आसपास न जाएं। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें, मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। तो लगातार हमारे साथ हमारे स्टेट हेड अनिल बने हुए हैं। अनिल जी, मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है, जहां एक तरफ यातायात की आवाजाही भी ठप हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए भैया, ये जो राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, और जगदलपुर से ये सीधे सीधे हैदराबाद को जोड़ता है, ये 3 स्टेट को जोड़ता है, एक
आंध्रा को भी जोड़ता है, तेलंगाना को भी जोड़ता है, उड़ीसा को भी जोड़ता है। और ये जो सुकमा, जगदलपुर से सुकमा जिले में कोंटा नाम का स्थान है। कोंटा कहते हैं, कोना, यहाँ छत्तीसगढ़ में कोने को कोंटा कहते हैं। वो कोंटा बिल्कुल छत्तीसगढ़ के लास्ट कॉर्नर पे जगह है। और कोंटा से जो है वो आसपास के जो है उड़ीसा और आंध्रा और जो तेलंगाना और आंध्रा बढ़ गए हैं, पहले आंध्रा अकेला था। तो उनके भी जो इलाके आसपास से जुड़ते हैं वो वहीं पर उसी मार्ग से जगदलपुर आते हैं, जो कि जगदलपुर सबसे बड़ा शहर है। और रायपुर से भी जो है हैदराबाद के लिए सीधे जगदलपुर होकर जो है हैदराबाद जाया जा सकता है। सारी जो बस सर्विस है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए उसी राजमार्ग से जाती है। अब ये हैदराबाद की जो बसें रोकी गई है, तो अब वहां जाने वाले यात्रियों को रायपुर से नागपुर होकर ही हैदराबाद जा सकते हैं वो। अब उनके पास दूसरा कोई और विकल्प नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोंटा वाला इलाका जो है, सुकमा का इलाका जो है, उस इलाके में रेल सुविधा बिल्कुल नहीं के बराबर है। एकमात्र जो संपर्क होता है या एकमात्र जो आवागमन की सुविधा है वो सड़क मार्ग से ही होती है। और ऐसे में झीरम जो घाटी है, जहाँ पर नक्सलियों ने बहुत बड़ी वारदात की, पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के बहुत बड़े सारे नेताओं को घेर कर मार डाला था, उस घाटी पर जो है पानी जिस तरह से ओवरफ्लो हो रहा है तो वो बहुत खतरनाक है। और इस इलाके में जो बाकी जो है, अब आप सोच सकते हैं कि राजमार्ग से जुड़ा जो है राजमार्ग से जुड़े 2 शहरों के बीच में अगर संपर्क टूटा है, तो आसपास के इलाके में भी जो है संपर्क टूट चुका है। पाखाजूर इलाके में भी जो है वही इलाका है, वही स्थिति है। तो बस्तर में पानी बहुत गिर रहा है। रायपुर में जो है छत्तीसगढ़ में इस बार औसत से 0.4 मिलीमीटर पानी कम गिरा है, लेकिन बस्तर में पानी जरूरत से ज्यादा गिरा है। और बस्तर में इस तरह से पानी गिरना वहां के लोगों के लिए बहुत कठिनाई पैदा कर देता है। वहां का जीवन नर्क हो जाता है, वहां पे बिल्कुल जनजीवन ठप हो जाता है, जिससे वहां से निकल नहीं सकते, गाँव के संपर्क टूट जाते हैं। और अगर ऐसे में कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है तो निकल नहीं पाते। वैसे भी बहुत सारे जो गाँव है आज भी संपर्क है, वो आज भी वहां पे कई बार उनको खटिया पर रख के मरीज को ले जाना पड़ता है। तो इस तरह की बाढ़ और इस तरह की जो स्थिति है वो कहीं न कहीं जो है पूरे जनजीवन को अस्त करके रखी है। और जो अगर लगातार पानी गिरता रहा तो स्थिति और भयानक हो सकती है। जी बिल्कुल अनिल, जैसा कि झीरम नाला उफान पर है, तेज बहाव से उफान पर है, 2 बाइक सवार व्यक्ति भी इसमें बह गए हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? उनको बचा लिया गया है, वो बच चुके हैं। उस धोखे से उनको मना करने के बाद भी कोशिश की थी, लेकिन वो सुबह उनको एक रेस्क्यू कर लिया गया है। इसी तरह एक बाइक के बहने की और जो है घटना दूसरे इलाके में हुई है, लेकिन उसको भी बचा लिया गया है। प्रशासन भी चुस्त तैनात है। उसके अलावा आसपास के गांव के लोग भी जो है ऐसी जगह आकर खड़े हो जाते हैं और वो मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जी बिल्कुल अनिल, जैसा कि आपने बताया कि उनको बचा लिया गया, लेकिन आगे कोई ऐसी घटना ना हो उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किया गया है? देखिए, ये जो दुर्भाग्यजनक है कि लोगों के द्वारा मना करने के बाद भी, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि सड़क पर पानी बह रहा है और पानी की शक्ति असीमित होती है। आप प्रकृति से लड़ नहीं सकते। जब ट्रकें रोक दी गई है, बसें रोक दी गई है, तो बाइक की जो है वो एक तिनके के समान उसकी स्थिति होती है इतने बड़े जलराशि में। तो वो अगर जलराशि में घुसता है तो वो उनकी मूर्खता है। और ऐसी मूर्खता पर विराम किसी भी स्थिति में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो खुद ही अपनी मौत को निमंत्रण देते हैं। फिर भी जो गांव के आसपास के लोग हैं वहां पहुंच जाते हैं। खतरनाक स्थिति में जो स्थिति होती है वहां पर लोगों को मना करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो आगे ना जाए, लेकिन किसी को जो है जिद होती है, सनक होती है कि मैं पार कर लूंगा, मुझे जाना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में वो घुसता है और फिर वो खुद भी रिस्क लेता है और फिर प्रशासन को भी उसकी क्षमता को भी दांव पर लगा देता है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि पूरे प्रदेश में नहीं, सिर्फ देश में, पूरे देश में हर प्रदेशों में भी इस तरह की जो घटनाएं होती है कि पानी चढ़ा हुआ है, आपको मना कर रहे हैं, उसके बावजूद आप अंदर जाते हैं और फिर बहते हैं, फिर दुर्घटना होती है। जी बिल्कुल, खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनिल जी आपका बेहद धन्यवाद। आपको बता दें, मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन जहां एक तरफ प्रभावित है तो वहीं यातायात की आवाजाही भी ठप हो गई है। सड़कों पर नाला उफान पर है तो वहीं राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणपति बप्पा नगर में विराजमान होंगे। इसे लेकर शहर में गणेश उत्सव समितियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तो खास बात यह है कि
इस बार बलौदाबाजार जिले में कोलकाता के कारीगरों द्वारा तैयार की गई गणेश जी की मूर्तियों की मांग में भारी इजाफा हुआ है। गणेश उत्सव के लिए इस बार शहर की गणेश उत्सव समितियों ने कोलकाता के मूर्तिकारों को बड़े पैमाने पर ऑर्डर दिया है। वही महंगाई की मार के बावजूद 25,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की मूर्तियों के ऑर्डर दिए गए हैं। कोलकाता से आई 11 मूर्तिकारों की टीम पिछले 3 महीने से यहाँ काम कर रही है और अब तक 50 से ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ तैयार कर चुकी हैं। कलाकार पलाश विश्वास ने बताया है कि वे किसी भी रूप की मूर्ति फोटो के आधार पर तैयार कर सकते हैं। तो वह इस बार विशेष रूप से राधा कृष्ण और शिव रूपी गणेश जी की मांग चाहता है। अब इन मूर्तियों को अंतिम रूप देकर आयोजकों को सौंपा जा रहा है। जी को बैठने के लिए मार्च के 2 दिन बच गए हैं और कलकत्ता के आए हुए यहाँ पर कारीगरों की यहाँ की मूर्तियों की डिमांड बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि ये प्लास विश्वास है जो कि कलकत्ता से आए हैं और यहाँ पर लगभग 50 मूर्ति गणेश जी की मूर्तियों का एडवांस में उन्होंने काम चालू किया है और यहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियों का ही काम करते हैं। आपको बताया प्लास भाई ये बताएं कि इस क्षेत्र के लोग कौन सी मूर्ति ज्यादा पसंद करते हैं? इस साल 2025 में ज्यादातर लोग क्यूट वाला, जैसे आपको बाल गणेश रूप में हो गया और शिव रूप में हो गया, आपके राधा कृष्ण वाला रूप में हो गया, ज्यादातर लोग क्यूट गणेश इस साल बहुत ऑर्डर दिया है। महंगाई का असर क्या है आपको कि अभी आपकी जो मूर्तियां जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं कितने तक पड़ती है आप लोगों को? कम से कम लास्ट मेरा 26,000 का मूर्ति है। हाँ 26 का है जी। और भी यहाँ पर जो अभी अब तक आप लोग यहाँ पर कब से आते हैं और यहाँ पर कलकत्ता से आने के बाद यहाँ पूरी आपकी टीम यहाँ पर काम करती है, कितने लोगों की टीम आती है और कितनी कैसी क्या व्यवस्था रहती है आप लोग? हम लोग 11 आदमी का टीम है। जैसे मैं टीम के अंदर मामा भी है और हम लोग 5 महीना पहले से आते हैं और वही से उसी टाइम चालू, गर्मी के टाइम चालू करते हैं। दुर्गा गणेश पहले दुर्गा बना लेते हैं, उसके बाद गणेश भगवान चालू करते हैं हम लोग। ये आपको बता दें कि कलकत्ता के कारीगर आते हैं यहाँ पर और इनकी टीम है, 11 लोग की टीम है और इनकी जो कला है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोग को बहुत पसंद आती है। जितने भी गणेश उत्सव समिति के जो लोग हैं इनके गणेश की मूर्ति को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन निश्चित है कि जब से देश में मोदी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सरकार है, यहाँ पर लोगों का बहुत ही ज्यादा एक धर्म के प्रति लगाव हुआ है और अब इनके पास कई ऑर्डर भी आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि हमारे पास जितने भी ऑर्डर थे उनके ऑर्डर के काम मैंने मूर्तियां बन गई है, लेकिन एडवांस ऑर्डर ले पा रहे हैं। लेकिन निश्चित है कि आने वाला समय बहुत अच्छा है और इनके कारीगरों की जो भी इसके बाद दुर्गा जी बैठेगी, दुर्गा जी का भी इनका काम चालू हो गया, उसके बाद विश्वकर्मा जी की मूर्ति का भी काम चालू हो गया। लेकिन इनकी जो मूर्ति की जो कला है, कला कलकत्ता वालों की, वो निश्चित बहुत यहाँ के लोग पसंद आती है। मैं इंडिया वाइज के लिए बड़े से प्रदीप महसी। हम दोनों मामा भाचा है, मैं मामा हूँ, ये मेरा भाचा है। ये जो गणेश का जो काम है छत्तीसगढ़ में एकदम बहुत हट के काम रहता है। तो इस साल भी बहुत अच्छा ऑर्डर भी मिला है, बाल गणेश का रूप में, राधा कृष्ण का रूप में। हम लोग चाहते हैं 2 गणेश से 4-5 महीना पहले अगर किसी भी अगर मन पसंद मूर्ति चाहिए 4-5 महीना पहले हम लोग को अगर ऑर्डर मिलेगा ना, और भी अच्छा मूर्ति बना पाऊंगा। जितना प्यारी है उससे और भी, मतलब मान लीजिए अभी 100 में 70% है तो 100 में 100 ही दूंगा मूर्ति। यहाँ के लोग कौन सी मूर्ति ज्यादा पसंद करते हैं? कैसे छोटी मूर्ति पसंद करते हैं कि बड़ी मूर्ति? कार्टून में बड़ा मूर्ति पसंद करता है, जैसे राधा कृष्ण में, यही से गणेश बाल रूप में, ये ज्यादा पसंद करते हैं। यही अभी मार्केट में चलते हैं। अभी आप लोग का जो मटेरियल जो आता है दुर्गा जी में गणेश जी बनाने के लिए कहाँ से आता है? हमारा कुछ आते हैं कलकत्ता से आते हैं, कुछ रायपुर से लेके भी आते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरबा जिले में निजी स्कूलों की बदमानी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार एक प्राइवेट स्कूल ने सारी हदें पार कर दी हैं। फीस बढ़ोतरी का विरोध करने पर 2 मासूम बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत जिले के कलेक्टर से करते हुए न्याय की मांग की है। बता दें कि ये मामला कोरबा के ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल का है, जहां पढ़ने वाले 2 नन्हे बालकों के पालक आशुतोष पांडे ने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की उम्मीद से उनका दाखिला कराया था। दाखिले के समय स्कूल प्रबंधन ने सालाना फीस 40,000 तय की थी, लेकिन 1 साल बाद स्कूल ने अचानक अधिक फीस की मांग शुरू कर दी। जब पालक ने इस बढ़ी हुई फीस का विरोध किया और स्कूल पेरेंट ग्रुप में आपत्ति जताई, तो स्कूल प्रबंधन ने बिना किसी चेतावनी के दोनों बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया। पालकों का कहना है कि उन्होंने कई बार स्कूल से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रबंधन ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। अब पालक आशुतोष पांडे ने पूरे मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की है और स्कूल की मनमानी पर कार्रवाई की मांग की है।
मेरे बच्चे जो है समृद्धि और प्रणम में हैं? समृद्धि और प्रणम में 2 बच्चे हैं, तो ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में और तुलसीनगर स्थित ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कोरबा में पढ़ते हैं। एक कक्षा 3 में है, एक कक्षा 1 में। तो क्या हुआ कि हमारे बच्चे जो पिछले साल जब एडमिशन लिए स्कूल में, तो हमसे 40,000 फीस लिया गया और हमसे कहा गया कि 2 से 3 साल तक हम लोग फीस बढ़ाते नहीं हैं। अगले साल ही फीस जो है हमको 51-52 हज़ार रुपये बन के आ गया एस्टिमेट। और फिर जब हमें और बाकी लोग गार्जियन से पता किए तो किसी से 30,000 फीस ले रहे हैं, किसी से 35, किसी से 40, किसी से 45 और हमसे जो है 52,000 फीस। तो इसके लिए फिर हम एप्लीकेशन लिख के दिए, तो जिसके बाद की कोई कार्रवाई स्कूल नहीं किया। उसके बाद हम गए मिलने के लिए, तो वहाँ चेयरपर्सन जो है वो तैयार नहीं हुई मिलने के लिए। तो कोई किसी तरह से जब सुनवाई नहीं हुआ, हमारा फ़ोन किए तो एडमिन भी कोई जवाब नहीं दिए। तो उसके बाद हम इनके फेसबुक पेज पे एक समीक्षा लिखे कि इस स्कूल को अवॉइड करें आप लोग, और यहाँ पे फीस में पारदर्शिता नहीं है, किसी से कम किसी से ज़्यादा फीस लिया जाता है। तो स्कूल वाले इससे नाराज़ होकर के हमारे बच्चों को आज स्कूल से निकाल दिए हैं। मतलब पहले तो वैन बंद कर दिए जाना, और जबकि हम 6 महीने का फीस दिए हुए हैं, ट्रांसपोर्ट फीस दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी क्लास से बच्चों को आज निकाल दिया गया है। तो अब हम कलेक्टर सर के यहाँ आए हैं अपना आवेदन लेके कि हमें न्याय मिले और बच्चों का सत्र ना खराब हो। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार वन परिक्षेत्र में अवैध शिकार का एक गंभीर मामला सामने आया है। बाराना पारा के अर्जुनी बीट में चीतल का शिकार कर उसका मांस बेचने जा रहे 2 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। एक आरोपी अभी फरार है। वहीं आपको बता दें, वन क्षेत्र में अवैध शिकार का यह मामला सामने आया है, जिसकी तलाश जारी है। वहीं इस मामले में वन विभाग का कहना है कि ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बलौदाबाजार जिले के ग्राम मुंडा से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां बता दें आपको, एक आरोपी ने तालाब के पास स्थित मंदिर में स्थापित भगवान शनिदेव, बजरंगबली और नंदी की मूर्तियों को तोड़ दिया है। इस घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया है, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से माहौल नियंत्रण में आ गया है। दरअसल आपको बता दें, बलौदाबाजार जिले के ग्राम मुंडा में तालाब किनारे बने मंदिर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के लोगों ने देखा कि मंदिर में स्थापित शनिदेव, बजरंगबली और नंदी की मूर्तियां खंडित कर दी गई हैं। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए सरपंच ने तुरंत लवन थाना पुलिस को सूचना दी, तो वहीं पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को तत्काल हिरासत में लिया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। गांव में पुलिस की सख्त निगरानी और त्वरित एक्शन से स्थिति पर काबू पा लिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो गांव में बड़ी घटना घट सकती थी। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। खबर सुकमा से है, जहां रात में तेज बारिश के चलते सड़कें जलमग्न होने से जाम लग गया है। वहीं NH-30 पर कई जगह नालों का पानी सड़क पर आ गया है, तो वहीं झीरम में सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे एक बाइक सवार बह गया था, पर गांव वालों की सूझबूझ से व्यक्ति को बचा लिया गया। बाइक बह गई। बता दें कि तोंगपाल के आगे तो एक खबर बलरामपुर जिले से है, जहां आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। बता दें आपको, शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में दर्ज शिकायत के बाद पुलिस ने जांच कर 4 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन महिलाओं ने अन्य लोगों के साथ मिलकर 8वीं कक्षा में फर्जी अंक सूची तैयार की और उसी के आधार पर आंगनबाड़ी सहायिका पद पर चयनित हो गई थी। वहीं बाल विकास परियोजना के प्रभारी परियोजना अधिकारी 2024-25 में हुई सहायिका भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी, जहां कलेक्टर द्वारा गठित जांच समिति ने जांच में पाया कि बहराटोली, जारगिम, कटहरपारा केंद्रों में चयनित सहायिकाओं ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल की थी। तो छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।